हफ्ते का उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया। तो 7 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट आया और उसी के साथ ही क्रूड ऑयल में काफी अच्छी गिरावट देखी गई ऊपर के लेवल से। ब्रेंट क्रूड जो $112 के आसपास चल रहा था, 2 दिन में $90 चला गया। 8 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आया और यहाँ पे रेपो रेट 5.25% पे अनचेंज रखा गया। जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस था उसको न्यूट्रल मेंटेन किया गया। आरबीआई ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ FY 27 के लिए 6.9 प्रोजेक्ट किया और FY 26 के लिए ये प्रोजेक्शन 7.6% का है। इसके अलावा सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसको FY 27 में 4.6% रहने का प्रोजेक्शन किया। हालांकि जो सीज फायर अनाउंस हुआ था, इस ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर ने कहा कि यूएस ने उसको वायलेट किया है क्योंकि लेबनान पे इसराइल के जो अटैक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके साथ ही ईरान की डिमांड थी कि उसका जो यूरेनियम एनरिचमेंट से रिलेटेड राइट है ये भी उसको दिया जाए। इसके अलावा स्काईमेट है, जो वेदर रिलेट फोरकास्टिंग रिलेटेड एजेंसी, उसने इंडिया का 2026 का जो मॉनसून है वो बिलो नॉर्मल रहने का प्रिडिक्शन किया है। 12 अप्रैल यानी कि जो सीज फायर अनाउंस हुआ, और उसके बाद के वीकेंड पे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स हुई सीज फायर को लेके। के बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म करने के चलते, पर उसमें से कोई आउटकम नहीं है। और उसी के तुरंत बाद ट्रम्प ने कहा कि यूएस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करेगा, नाकाबंदी करेगा, जिसके चलते ईरान से निकलने वाले और वहां पे पहुंचने वाले शिप्स को, कंटेनर्स को रोका जाए, और जिसके चलते ईरान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़े और उसको प्रेशराइज किया जा सके। 17 अप्रैल के दिन ट्रम्प ने अनाउंस किया कि इसराइल और लेबनान ने 10 दिन के सीज फायर एग्रीमेंट पे एग्री किया है और नेक्स्ट राउंड ऑफ इन पर्सन टॉक्स वीकेंड पे हो सकता है। तो इसी के चलते क्रूड ऑयल में ऊपर के लेवल से फिर से गिरावट देखी गई, और पूरे मंथ का जो लो था $86 पर बैरल, वो इसी के बाद बना। हालांकि वहां से फिर से जो सिचुएशन में एस्केलेशन शुरू हुआ, ट्रम्प ने 19 अप्रैल को कहा कि यूएस ने ईरान फ्लैग कार्गो शिप को सीज किया है, और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि उस वो पाकिस्तान में नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है पीस वो ज्वाइन नहीं करेगा। 21 अप्रैल को ट्रम्प ने कहा कि सीज फायर जो 2 हफ्ते का अनाउंस हुआ था वो फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा जब तक ईरान उसकी फ्रेश प्रपोजल नहीं देता। और 22 अप्रैल को ईरान की नेवी ने कहा नेवी ईरान ने की नेवी ने कहा कि उन्होंने 2 कंटेनर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीज किए। 23 अप्रैल को ट्रम्प ने ऑर्डर किया कि अगर जो भी माइन लेइंग उनको शिप्स दिखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उनको शूट एंड किल किया जाना चाहिए। और रिपोर्ट्स ने ये भी सजेस्ट किया कि यूएस ने 3 ईरानी ऑयल टैंकर्स को एशियन वाटर्स में इंटरसेप्ट किया है। 26 अप्रैल को ट्रम्प ने यूएस के स्पेशल ऑनवॉय को फर्दर टॉक्स के लिए भेजने का प्लान स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को नेगोशिएट करना हो तो फोन पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन ने भी कहा कि कोई मीटिंग प्लान्ड नहीं है यूएस और उसके बीच में। 29 अप्रैल को रिपोर्ट्स आए कि ईरान ने जो उसके 14 पॉइंट्स का प्लान दिया था यूएस को, वो ट्रम्प ने रिजेक्ट कर दिया है। और ट्रम्प ने कहा है कि यूएस का जो नेवल ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो कंटिन्यू करेगा जब तक ईरान उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड मांगे मान नहीं लेता। ये अप्रैल का जो पूरा इवेंट था उसी के चलते, मतलब 17 अप्रैल को जो बॉटम बना था वहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी। और लेटेस्ट जो एस्केलेशन हुआ उसमें कल ये खबर आई कि यूएई की तरफ ईरान ने फिर से काफी सारी मिसाइल्स फायर की, और उसी के चलते ब्रेंट क्रूड है उसको वापस से 114-15 डॉलर के आसपास आ गया है। एक और इवेंट में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में कंफर्टेबल विन हासिल की, 293 में से 206 सीट्स विन करके। तो ये एक ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा पॉलिटिकल फ्रंट पे।
मार्केट्स के लिए। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। लास्ट मंथ हम यहाँ पे करीबन खड़े थे, तब हमने बताया था कि एक काफी क्रूशियल लेवल पे निफ्टी खड़ा है। वो जो ट्रेंड लाइन थी वो जून 2024 और अप्रैल 2025 के बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं। वहां पे निफ्टी आया था और हमने इस ट्रेंड लाइन को काफी क्रूशियल बताया था। निफ्टी ने 22,182 का इनिशियल पार्ट में लो बनाया मई के, और फिर वहां से रिकवर होकर 24,601 का हाई बनाया। जब हमने ये चार्ट डिस्कस किया था तब हमने बड़े रेजिस्टेंस की भी बात की थी कि ऑन द हायर साइड 200 डीए में एज एज वेल एज 20 और 34 मंथ मूविंग एवरेज के बड़े रेजिस्टेंस 25,100 से लेके 25,200 के रीजन में है, और उसका क्रॉस होना जरूरी रहेगा पूरे ट्रेंड का पॉजिटिव होने के लिए। तो एक बड़ा बाउंस बैक हमने देखा, 24,600 के हाई बने, और फिर वहां से कूल ऑफ होके 23,997 यानी कि करीबन 24,000 पे निफ्टी ने मंथली क्लोज दिया। मंथली बेसिस पे 7.5% का जंप रहा। 4 महीने की लगातार गिरावट के बाद ये पहला पॉजिटिव मंथ रहा, और ये इनफैक्ट दिसंबर 2023 के बाद का बेस्ट मंथली गेन भी रहा निफ्टी के लिए। तो 24,601 का जो मंथली टॉप बना है, उसी के आसपास ये जो लाइन है वो 20 महीने की मूविंग एवरेज है। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, पर जैसे हमने डिस्कस किया था बड़ा रेजिस्टेंस 200 डीएमए का आएगा, जो 25,050 25,100 के आसपास है, और उसी के आसपास ये जो लाइन है वो 34 वीक मूविंग एवरेज। तो 24,600 इनिशियल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद बड़ा जो हर्डल आएगा वो 25,100 के आसपास आएगा। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट 23,600 पे है, जहाँ पे 34 डीए में प्लेस है, और वो ब्रेक होता है तो फिर ये जो पूरा अपमूव है उसके रिट्रेसमेंट लेवल हम देखेंगे। तो वो आएंगे 23,100 और 22,700 पे, जो कि इस पूरी अपमूव के 61.8% और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। और अगर 78.6% रिट्रेसमेंट जो 22,700 पे है वो भी ब्रेक होता है, तो फिर ये बॉटम है वो वापस से रिटेस्ट हो सकता है। ये कैलेंडर 2026 यानी कि 2026 के जो पहले 4 महीने हैं, इनफैक्ट कल तक का ये परसेंटेज चेंज है। निफ्टी जबकि कैलेंडर 2026 में अभी तक 8% डाउन है। आप वेरिएशन देख सकते हैं काफी सेक्टोरल इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस में। सीपीएसई इंडेक्स इसी ड्यूरेशन में 17% ऊपर है, मेटल इंडेक्स 16% ऊपर है, एनर्जी 16, डिफेंस 16% ऊपर है। तो हमारा एफर्ट यही रहता है कि वॉलेटाइल मार्केट में ऐसे सेक्टोरल इंडाइसेस या स्टॉक्स ढूंढे जाएं जो निफ्टी गिरता है तो कम गिरते हैं, या बढ़ता है तो ज्यादा बढ़ते हैं, एक आउट परफॉर्मेंस का काम करते हैं। तो इसी कड़ी में हम सेक्टोरल इंडाइसेस डिस्कस करते हैं। तो उसी पे एक नजर कर लेते हैं। निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि कैलेंडर 2026 में अब तक का टॉप गेनर है, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिक भी रहा है। इस पे हमने बाय इनिशिएट किया था मार्च के वेबिनार में, जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था। ये सीपीएसई इंडेक्स का वीकली चार्ट है। फिर अप्रैल में यहाँ पे गिरावट देखी गई, पर फिर हमने बताया था कि ये अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके नजदीक आता है तो एक और एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी बनेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और इसी इंडेक्स पे हमने 6,500 के स्टॉप लॉस से पॉजिटिव होल्ड करने की एडवाइस दी थी। तो नीचे के लेवल से अच्छा बाउंस बैक देखा गया, और इंडेक्स ने 7593 मतलब करीबन 7,600 तक का हाई बनाया, और अभी ये 7,400 पे प्लेस है। तो 7661 हमने इसका एक टारगेट दिया था, वो रफली उसके आसपास आ गया है, पर इससे अभी भी अपने हम व्यू पॉजिटिव मेंटेन करेंगे, और सीपीएसई ईटीएफ के थ्रू इस पे राइड किया जा सकता है। मेटल इंडेक्स तो हमारा दिवाली पिक था, और इसमें हमने मेटल आई ईटीएफ नाम का ईटीएफ है वो सजेस्ट किया था 1280 और 14 के टारगेट के लिए। 1280 का टारगेट पहले भी अचीव हो गया था। मार्च में जब डिक्लाइन आई तभी हमने अप्रैल के वेबिनार में इसका पॉजिटिव व्यू रीइटरेट किया था। 10,400 जहाँ पे इसकी 200 डीए में प्लेस थी उसके स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 10,819 का लो बनाने के बाद 13,164 का नया रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई बनाया रिसेंटली। तो मेटल आई ईटीएफ जो हमने रेकमेंड किया था उसको नेक्स्ट 14 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस इंडेक्स में अप्रैल के महीने में बड़ी
बड़ा फॉल देखा गया था। इस पे हमने प्रीवियसली एक पॉजिटिव इनिशिएट किया था, पर एक बड़ा फॉल होने के बाद हमने ये जो चार्ट दिखाया था। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था अप्रैल के महीने में जो फॉल आया। तो हमने सजेस्ट किया था कि मार्च के महीने में जो बड़ा फॉल आया, तो हमने सजेस्ट किया था कि मार्च का जो लो है 7184 का, उसी के स्टॉप लॉस से इसमें एक जो लास्ट होप थी कि ये अगर लेवल टूटता है तो फिर ओवरऑल एक जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, पर इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया। और फिर वहां से एक स्टीप अपमूव देखी गई, और 9090 के आसपास अभी आज के सेशन में ये क्लोज हुआ है। तो एक अच्छा अपमूव देखा गया और ओवरऑल पॉजिटिव जो फॉर्मेशन था इसने रिगेन किया है। तो हमारे हिसाब से इसमें अभी भी पॉजिटिव ही होल्ड कर सकते हैं, और 10,000 का लेवल है जो हमको लगता है कि इसमें नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेगा। और 8,050 के आसपास 34 वीक मूविंग एवरेज है, इसके स्टॉप लॉस से इसमें पॉजिटिव ही होल्ड किया जा सकता है। इसमें भी जो ईटीएफ्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू इस पे राइड किया जा सकता है। एक ये इंडेक्स भी हमने प्रीवियसली पॉजिटिव इनिशिएट किया था, और मार्च में इसमें भी काफी फॉल देखा गया। तब हमने ये चार्ट शेयर किया था जहाँ पे इस इंडेक्स ने गिरावट के बाद ये जो ब्लैक लाइन है जो इसकी 34 मंथ मूविंग एवरेज है उसी के आसपास बॉटम बनाया था, और हमने इसी का स्टॉप लॉस रखने की बात की थी। और वहां से ये स्टीप रिकवरी दिखा के अभी 9440 के आसपास आ चुका है। तो इसको भी मेरे हिसाब से 9700 9800 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, उसमें हमने एग्जिट की सलाह दी थी क्योंकि ये अपने 34 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज भी हुआ था, और उसको इसने ब्रेक भी किया था, और इसमें से हमने शिफ्ट सीपीएससी ईटीएफ में शिफ्ट होने की बात की थी। एक नया इंडेक्स है, इस पे हम इस बार व्यू इनिशिएट करते हैं, और ये इंडेक्स है बीएससी पावर इंडेक्स। 8250 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इसका इनफैक्ट सितंबर 2024 में 8800 का टॉप बना था, पर वहां से मार्च 2025 में 5700 के आसपास का बॉटम बना, और फिर ये एक कंसोलिडेशन का फेस बना था। तो इसमें मिड अप्रैल में हमने एक ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए देखे हैं, तो ये भी इंडेक्स हमको लगता है कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ऑलरेडी अप्रैल महीने में अच्छा ऊपर जा चुका है। तो इसमें हम अक्यूमुलेशन का व्यू देंगे। ग्रो पावर नाम का एक ईटीएफ है जो इस इंडेक्स को ट्रैक करता है, करीबन 12.5 के आसपास अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग करें और नीचे के लेवल में एक्यूमुलेशन की जगह रखें। मेरे हिसाब से 8795 8800 के आसपास का इसका जो प्रीवियस हाई था वो रिटेस्ट कर सकता है, और उसको क्रॉस करता है तो फर्दर हायर लेवल्स भी बन सकते हैं। तो एक पावर इंडेक्स है वो हमको अच्छा लगता है। फंडामेंटली भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डेटा सेंटर का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, रिसेंट बजट में डेटा सेंटर को टैक्स सोप्स दिए गए, उसके बाद गूगल ने रिसेंटली आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, पावर का डिमांड है, वो भी करंट ईयर में काफी ऊपर रह सकता है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके काफी सारे इक्विपमेंट मेकर है, उनको इसका पूरा फायदा मिल सकता है। चार्ट पे भी हमको अच्छा लग रहा है, तो ये एक इंडेक्स है जिसपे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। एक और इंडेक्स जिसमें हम आगे चल के ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। अभी ये 23,500 पे चल रहा है। इसका जो अक्टूबर 2024 में 23,900 का रिकॉर्ड हाई बना था, उसके बाद 19,100 का बॉटम बना अप्रैल 2025 में, और यहाँ पे उसके 20 महीने की मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लिया, और फिर से वहां से फिर रिकवरी आई, और ये कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आएगा वो करीबन 23,550 23,600 के ऊपर ये ट्रेड करता है, तो फिर ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा, और उस केस में हमको लगता है कि ये इंडेक्स भी काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है ओवर नेक्स्ट 1 ईयर। तो अभी 23,500 पे है, 23,550 23,600 के ऊपर ट्रेड करता है, तो फार्मा इंडेक्स भी हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे, इनिशिएट करेंगे, उसको बाय करने की सलाह देंगे। और फार्मा से रिलेटेड फार्मा 20 नाम का ईटीएफ है, उसके थ्रू ये पोजीशन बनाई जा सकती है। अब जो हमारी ऑफरिंग्स है उस पे आ जाते हैं। प्रोग्रो हमारी एक टेक्नो फंडा ऑफरिंग है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स के कुछ हमारे प्रीसेट पैरामीटर है, उसके बेस पे जो स्टॉक
उस पे खरे उतरते हैं वो हम स्टॉक रेकमेंड करते हैं। इसका यूनिवर्स जो है निफ्टी 500 का रहता है, उसी में से हम ये ट्रू ग्रो के रिकमेंडेशन देते हैं। और टिपिकली ये 3 से 4 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से ये रिकमेंडेशन होती है। तो इस ऑफरिंग में हमने 3 नए रिकमेंडेशन इस महीने यानी कि अप्रैल महीने में दिए। नाटको फार्मा, लॉयड्स मेटल और पीएफसी। इसके रिपोर्ट्स और लेवल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल रेफर कर सकते हैं। ट्रू अल्फा हमारा एक टेक्निकल पिक्स का सेक्शन है, ऑफरिंग है, जिसमें हम प्योरली चार्ट्स के बेस पे 1 से 2 महीने के हॉरिजन से रिकमेंडेशन देते हैं। अगेन यूनिवर्स निफ्टी 500 का रहता है। तो इसके जो भी रिकमेंडेशन है और उसके क्या आउटकम हुए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल रेफर कर सकते हैं। ये जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें हमारा हमारे क्लाइंट्स का होल्डिंग हो सकता है, और पास्ट परफॉर्मेंस कोई इंडिकेशन नहीं है कि फ्यूचर में भी ये रिजल्ट आएंगे। और डिटेल डिस्क्लेमर के लिए आप ये लिंक रेफर कर सकते हैं। विद दिस मैं अपना पार्ट कंक्लूड करता हूँ और इसी के साथ वीरेंद्र को मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन विजिबल चेंज हो रहा है। तो लास्ट वेबिनार में हमने ये डिस्कस किया था कि और मार्च की शार्प फॉल के बाद में अप्रैल सीरीज में हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। और निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो हमने सपोर्ट बताया था 22,182 वो सपोर्ट उसने होल्ड किया। एंड अपसाइड में जो 23,500 का हमने रेजिस्टेंस बताया था वो निफ्टी ने क्रॉस किया था विथ ए गैप अप। एंड इवन इट टच द हाई ऑफ 24,601। और जो 24,500 का टारगेट दिया था इट अचीव दैट टारगेट। वहीं बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी 50,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो होल्ड किया। एंड बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा आफ्टर द मार्च के सेल ऑफ के बाद में। एंड इट टच द हाई ऑफ 57,450। अप्रैल सीरीज के अंदर देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड हायर विद गेन ऑफ 7.4% और 10.2%। ये जो चार्ट है दिस शोज द ओवरऑल और बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो रोल ओवर है वो कैसा रहा। तो ओवरऑल रोल ओवर यदि हम देखें तो इट इज हायर एट 95% कंपेयर टू 93% जो लास्ट सीरीज में था। एंड इवन हायर देन 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस। वहीं निफ्टी का यदि रोल ओवर देखें तो इट इज स्लाइटली लोअर एट 71% कंपेयर टू 78%। एंड इवन लोअर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेज। वहीं बैंक निफ्टी का रोल ओवर देखें तो इट इज लोअर एट 79% कंपेयर टू 86% जो लास्ट सीरीज में था। बट हायर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस। और लास्ट टाइम के वेबिनार में हमने ये चार्ट आपके साथ इंडिया विक्स का चार्ट एक डिस्कस किया था, जहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 30 के लेवल पे आ रहा था। एंड यहीं से हमने एक अच्छा जो ब्रेकआउट इवन तो और 2020 का जो हाई बना था एंड अगेन इन 2023 के अंदर जो हाई बना था इंडिया विक्स ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट्स पे। बट अगेन यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसने वहीं से रिट्रेस किया। और एक हमने अप्रैल सीरीज के अंदर देखें तो इंडियन विक्स में ऑलमोस्ट 33.8% का करेक्शन देखा एंड इट क्लोज एट 18.46 के लेवल पे। तो ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जिसका इसने मंथली में ब्रेकआउट दिया था इट इज करंटली स्टैंडिंग एट 21 के लेवल पे है ये रेजिस्टेंस लेवल अभी। और वहीं डाउनसाइड के अंदर इंडिया विक्स के अंदर ये जो बॉटम्स बने हैं दिस इज ये जो बॉटम बना है 16.48 का जो लो बना था अप्रैल के अंदर वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। और यदि इसके नीचे अगर इंडिया विक्स सस्टेन होता है देन 12 वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू। तो रीजन बिहाइंड क्या है कि जब भी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं एंड इफ यू आर टेकिंग एन ओवरनाइट पोजीशन और वो वीकली अगर एक्सपायरी के अंदर है निफ्टी है या सेंसेक्स में है तो इट इज बेटर टू टेक ए स्प्रेड स्ट्रेटजी टू बिल्ड ए स्प्रेड स्ट्रेटजी रेदर देन ए प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन। क्योंकि आईवीज हैं वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं।
तो इट बिकम्स, जब तक ये आईवी स्कूल ऑफ नहीं होती है, इट इज बेटर टू हैव ए स्प्रेड स्ट्रेटेजी इन ऑप्शन इन एन ओवरनाइट पोजीशन। इंट्राडे के अंदर आप प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। साथ में ही हमने ये एक डेली चार्ट्स का भी आपके साथ जिक्र किया था, निफ्टी। ये जो चार्ट है ये इंडिया विक्स का डेली चार्ट है, एज वेल एज दिस इज द निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट है। तो ये हम जनवरी के मंथ से देख सकते हैं कि इंडिया विक्स के अंदर एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा था। बट अभी अप्रैल के अंदर यदि हम देखें तो ये जो लो है इसने ब्रीच किया एंड इट टच लो ऑफ 16.48। सो द थिंग इज कि until and unless ये 16.48 का लेवल है, ये डाउनसाइड में ब्रीच होता है, दैट इंडिकेट्स कि इंडिया विक्स हैज स्टार्टेड करेक्शन, और दैट के वो एक लोअर लो बनाएगा, तो दैट जो इसका जो बुलिश फॉर्मेशन है वो नेगेट हो जाएगा। वहीं निफ्टी का भी यदि हम देखें तो निफ्टी भी जनवरी मंथ से कंटिन्यूअसली एक लोअर लो और लोअर हाइज का फॉर्मेशन उसने बनाया है यहाँ पे। एंड इवन अप्रैल सीरीज के अंदर हम देखें तो ये जो हाई था इंडिया निफ्टी के अंदर 23,500 का, जो हमने रेजिस्टेंस आपको बताया था, वो इसने गैप अप से एक ब्रेक किया और ये अभी इट मेड ए न्यू हाई। एंड साइमल्टेनियसली ये जो हाई है ये 24,601 के लेवल पे है। सो अगेन निफ्टी के लिए बुलिश फॉर्मेशन के लिए डेली चार्ट्स पे एक हायर हाई बनाना जरूरी है। सो जो नेगेटिव फॉर्मेशन ये जो बना हुआ है दैट नेगेट हो, उसके लिए जरूरी है ये चीज। ये जो चार्ट है दिस शोज द एक्सपायरी का स्नैपशॉट के मई के सीरीज की शुरुआत में कंपेयर टू अप्रैल सीरीज में। यदि हम निफ्टी का फ्यूचर का ओआई देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 32% लोअर एंड इट स्टार्टेड विथ ओआई 1.57 करोड़। वहीं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओआई देखें तो वो भी ऑलमोस्ट 32% लोअर है, एट 0.21 करोड़ के ओआई के साथ शुरू हुआ है। और ओवरऑल ओआई इन रुपी टर्म्स देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 10% हायर। It started with an OI of 13,95,000 करोड़ की OI के साथ मई सीरीज की शुरुआत हुई है। ये जो चार्ट है दिस शोज कि इंस्टीट्यूशंस का जो नेट लॉन्ग पोजीशन सीरीज की शुरुआत में जो होता है, दैट वन, ये ब्लू बार है, दिस इज फॉर एफआईआईस एंड द रेड बार इज फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एफआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन यदि हम देखें तो मई सीरीज के अंदर दे स्टार्टेड विद ए नेट लॉन्ग पोजीशन ऑफ 13.1% कंपेयर टू 15.1 जो लास्ट सीरीज में था। और इवन लास्ट 6 मंथ का एवरेज और 12 मंथ का एवरेज देखें तो इट इज स्टैंडिंग एट 15.5%। तो इससे भी लिटिल बिट लोअर है उनका नेट लॉन्ग पोजीशन। वहीं डीआईआई का यदि हम नेट लॉन्ग पोजीशन देखें तो उनका जो मई सीरीज स्टार्टेड नेट लॉन्ग पोजीशन ऑफ 71.8% कंपेयर टू 86.2% जो लास्ट सीरीज में था। और लास्ट 6 मंथ और 12 मंथ का एवरेज देखें तो इट इज स्टैंडिंग एट 71 से 72%। सो ओवरऑल एवरेजेस लास्ट 6 मंथ का यदि हम देखें तो इट इज इन टेंडम विद दोस एवरेजेस। ये जो चार्ट है ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द मई सीरीज। और निफ्टी के अंदर यदि हम हाईएस्ट ओआई देखें तो कॉल ऑप्शन के अंदर हाईएस्ट ओआई है वो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है, जहाँ पे इवन 200 डीएमए भी है। और जो सेकंड हाईएस्ट ओआई यदि हम देखें तो इट इज एट 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे है। वहीं पुट ऑप्शंस के अंदर देखें तो हाईएस्ट ओआई पुट ऑप्शंस के अंदर है वो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है, और जो सेकंड हाईएस्ट ओआई है वो 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे है। ये जो ओआई है यूजुअली इन ओआईज पे क्या होता है, एग्रेसिव स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजीज होती है जो यूजुअली ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं। सो दे प्ले क्रूशियल रोल। ये रेजिस्टेंस होता है, इन रेजिस्टेंस को क्योंकि उनका शॉर्ट की होती है पोजीशन, तो ये पोजीशन जैसे ही इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आती है, तो दिस बिकम वेरी क्रूशियल लेवल्स। वहीं सेक्टर्स वाइज यदि हम रोल ओवर देखें तो ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक हायर रोल ओवर देखा हमने मई सीरीज के लिए। और वहीं सेक्टर्स जहाँ पे हमने लोअर रोल ओवर देखा वो रहा कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, मेटल, पावर एंड टेक्नोलॉजी। वही स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा वो है एमएफएसएल, मैरिको, आइडिया,
सेल एज वेल एज ग्रासिम। तो स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक वीक रोल ओवर देखा वो है बीपीसीएल, एनटीपीसी, अदानी पावर एंड टाटा कंज्यूमर। जस्ट इग्नोर वेदांता क्योंकि उसमें एक डीमर्जर का था, दैट विल नॉट टू बी कंसिडर। तो ओवरऑल जो मई सीरीज के अंदर हम निफ्टी का एक आउटपुट ले रहे थे, तो टेक्निकली 23,670 से 23,555 का जो लेवल है वो एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। और ये यदि लेवल किसी कारण ब्रीच होता है तो 23,150 से 22,800 वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू आई ऑन द डाउन साइड। वहीं अपसाइड में जैसे मैंने बताया कि 24,601 जो कि हमने अप्रैल सीरीज में हाई बना हुआ था, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इवन जैसे कि निफ्टी को अगर बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट करना है तो दैट हाई हैज टू बी क्रॉस, सो दैट द नेगेटिव फॉर्मेशन कैन बी नेगेट इन दैट केस ऑन डेली चार्ट्स। और उसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो 25,111, जहाँ पे इवन 25,000 यहाँ पे हाईएस्ट ओआई भी अभी हमने देखा था, एंड 25,100 जहाँ के 200 डीएम में ऑलमोस्ट प्लेस है, सो दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू आई ऑन द अपसाइड। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 54,200 एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और ये लेवल अगर किसी कारण ब्रीच होता है तो 52,778 वुड बी द अदर लेवल टू आई ऑन द लेवल साइड। वहीं अपसाइड के अंदर 57,456 जो कि अप्रैल का हाई है वो क्रॉस करता है अगर बैंक निफ्टी, तो 60,000 वुड बी द लेवल टू आई ऑन बैंक निफ्टी। Investment setting market are subject to market risks, so read all the related documents carefully before invest. Please read the standard disclaimer and the disclosure. Thank you, everyone. Now I hand over it to Neha. यस सर। थैंक यू वीरेंद्र सर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडेक्स रिटर्न्स की। तो लास्ट 1 मंथ हैज बीन वेरी गुड आफ्टर डिसअपॉइंटिंग मंथ ऑफ मार्च। तो उसमें निफ्टी हैज गेन्ड क्लोज टू 6%, सेंसेक्स मोर देन 5%। पर यहाँ पे आप अगर देखते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दे हैव गिवन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो मिड कैप 112.3% up है, and small cap index more than 16% up है in the last 1 month. A lot of it can be attributed to the results that are coming in as well, की बात हम बाद में करते हैं। Let's go to the global indices. तो ग्लोबल इंडेक्सेस में आप देखो तो अमेरिका हैव जस्ट रन अवे, उसमें भी स्पेशली नैस्डैक 14% अप है इन द लास्ट 1 मंथ। डाउ जोन्स इज अप क्लोज टू 5%, एंड S&P 500 is up close to 9%। तो ये सारी जो वॉर के आसपास की बातें चल रही हैं, एज प्रदीप सर एक्सप्लेन टू अस ऑल इन सर्टन अमाउंट ऑफ डिटेल। तो वो सब चीज़ें कैसे मोमेंटम गैदर कर रही है, वो सब का एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन हम इन सारे रिटर्न्स में देख सकते हैं। यूरोप हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, मतलब अगर आप कंपेयर करो इंडिया से, अमेरिका से, तो यूरोप एंड हैंगसेंग हैव बीन द अंडर परफॉर्मर्स। हैंगसेंग भी आप देखो तो फ्लैटिश है इन द लास्ट 1 मंथ। पर जब आप कॉस्पी को देखो, मतलब कोरियन मार्केट, अगर आप लोग ग्लोबल फॉलो कर रहे हो तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कोरिया लॉट। तो वो 27.3% अप है इन द लास्ट 1 मंथ, एंड फ्रॉम 1st of April तो वो आई गेस मोर देन 30, बिटवीन 30 to 35% अप है Kospi का market. So that has performed very well. Taiwan index has also performed very well. It is up around 23%। पर ये सारी चीजें, सेमीकंडक्टर चिप, एआई के आसपास की सारी जो स्टोरीज है वो यहाँ पे प्ले आउट होती हुई दिख रही है इन दीज टू इन दीज टू मार्केट्स। एंड जैसे प्रदीप सर ने भी बताया कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ एआई हैज बीन अनाउंस इन इंडिया एज वेल, डेटा सेंटर्स स्पेशली, मतलब डेटा सेंटर्स के आसपास काफी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प आर इकोसिस्टम एज वेल। एंड उससे
किन किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, वो सब बात हम आगे करते हैं। तो बात करते हैं रिजल्ट की। तो सबसे पहले आईटी के रिजल्ट अनाउंस होते हैं, लाइक pretty much all of us know that. So there was a tremendous amount of weakness that we saw in the commentary of the IT companies. TCS तो commentary देता नहीं है, but Infosys की commentary थी around 1.5 to 3.5% of revenue growth in constant currency terms. HCL की थी 1 to 4%. So it is a very sluggish kind of growth that is being estimated for the IT companies. एंड उसी की वजह से अगर आप देखो तो जो स्टॉक्स है वो भी काफी ज्यादा करेक्ट हुए थे सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ दिस रिजल्ट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट ये 1 ईयर का ही नहीं, लास्ट 3 4 ईयर से ये वीकनेस कंटिन्यू हो रही है इन दिस सेक्टर। जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग का रिवाइवल रिवाइवल की बातें चल रही थी, वो तो रिवाइव उतना हुआ नहीं। उन सब के बीच में एआई का जो प्रॉब्लम है वो भी सबको आ चुका है। तो दिस सेक्टर इज जस्ट नॉट लुकिंग लाइक गेटिंग आउट ऑफ द ब्लूज एनी टाइम सून। एंड उसी की वजह से ये सारे जो स्टॉक्स है उसमें आप देखो तो टीसीएस ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन आई गेस द हिस्ट्री और सो मेनी ईयर कांस्टेंट करेंसी टर्म में डी ग्रोथ रजिस्टर किया था उसके रेवेन्यू में। -2.5% था उसका रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स फॉर FY 2026। इन्फोसिस का जो वो 3 से 3.5 के बीच एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर FY 2026, इन द लास्ट क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर पहले वो भी सिर्फ 3.1% ही डिलीवर कर पाया है। तो दैट इज अनदर डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर एन आईटी कंपनी के उसके गाइडेंस से वो उसके लोअर बैंड में रहा। एंड द सेम वाज द केस फॉर HCL टेक, उसका भी जो गाइडेंस है वो बहुत ही लो था, मतलब 1% फॉर अ कंपनी लाइक HCL टेक इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, दो इट इज द लोअर बैंड ऑफ इट। बट वो कंपनी सॉरी वो मार्केट्स ने काफी ज्यादा उसको पनिश किया था एंड ये सारे स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए। मिड कैप आईटी कंपनीज हैव परफॉर्म्ड बेटर देन द लार्ज कैप आईटी कंपनीज, बट उनमें भी एक पेन तो हमको दिख ही रहा है अभी भी। एंड so we've seen a good amount of correction in the IT index, but like the IT index हमने काफी बोला था कि lot of it is priced in, एंड ये सब होने के बाद भी काफी चीजें FY 27 की प्राइस इन हो चुकी है। एंड स्टिल फॉर द लॉन्ग रन वी फील अक्यूमुलेशन ऑन डिप्स, पूरा पूरा पैसा एक साथ डालना हम एडवाइज नहीं करते। बट slowly and steadily this index can be accumulated. There are many pundits who are going on कि ये इंडेक्स 12 के पी पे, सॉरी ये इंडेक्स नहीं, काफी ज्यादा लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स 12 के पी पे हमको मिलने चाहिए, जो भी ऑलमोस्ट 15 के आसपास ट्रेड हो ही रहे हैं। तो यहाँ से और 10 12% का करेक्शन अगर आता है तो वो 12 के क्लोज वो पहुंच जाता है। तो वहाँ पे और ज्यादा अक्यूमुलेट करेंगे। बट व्हाट वी फील इज कि फॉर द लॉन्ग रन अक्यूमुलेट करने के लिए ये इंडेक्स उतना खराब नहीं है। बट इफ यू वांट टू बी स्टॉक स्पेसिफिक तो वो क्वेश्चन आप फॉर श्योर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ट्रिकल डाउन कर सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर टू आंसर दोज क्वेरीज। बट अगर हम बाकी रिजल्ट की बात करें, एक्सेप्ट फॉर आईटी दे हैव बीन हिट लाइक उनके एस्टिमेट से या तो दे आर इन लाइन विथ एस्टिमेट्स और दे आर अबव, अ बिट अबव एस्टिमेट्स, बहुत ज्यादा अबव एस्टिमेट्स तो नहीं कहूंगा बट अ बिट अबव एस्टिमेट्स। तो दे हैव बीटन द फोरकास्ट, they've not been bad at all, and I guess more or less it was expected। जो हम बातें कर रहे थे क्रूड ऑयल प्राइस जंप की और वो सब Q1 से आता हुआ देखेगा, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज हैड रिजर्व्स ऑफ क्रूड एट अ लोअर प्राइस एज वेल, बट वो सारा जो क्रूड है सस्ते भाव का, वो या तो खत्म हो चुका है या तो जल्द ही हो जाएगा। बट उसके बावजूद अभी भी ब्रेंट अगर आप देखो तो $113 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी एट ऑल। एंड अगर आप देखो तो जो US डॉलर भी है वो भी 95.36 इफ आई एम नॉट रॉन्ग टुडे वो पहुंच गया था। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। आप सोचो जब हमारा इंडेक्स ने रिसेंट लोज बनाया था तब
$95 के आसपास था एंड ब्रेंट वाज क्लोज टू अराउंड 115। एंड तब हम कौन से लेवल्स पे थे, एंड आज वो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बट द इंडेक्स इज हायर लाइक 10% ऑड फ्रॉम देयर। एंड ये तो 10% ऑड तब है जब हमने एक करेक्शन थोड़ा सा देखा है ऊपर के लेवल से, रिसेंट हाई से। उसके बाद भी 10% जितना हाई है, सो यू हैव टू बी कॉशियस राइट नाउ, वेरी कॉशियस, क्योंकि द ओनली डिफरेंस इज के बॉम्ब्स अभी नहीं गिर रहे हैं, बट द ट्रूथ, द सीज फायर इज वेरी फ्रेजाइल। हम सब ये सुनते हैं, आज ही सुबह एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज भी हमने सुनी थी, व्हेन 3 of our Indian workers in UAE were injured due to some strikes by Iran। तो ये चीज़ें कब एस्केलेट हो जाए एंड कब ये ब्रेंट 120 के ऊपर चला जाए, वो हमें नहीं पता है। इफ इट गोज देयर, देन ऑब्वियसली वी आर इन फॉर अनदर राउंड ऑफ पेनफुल करेक्शन इज व्हाट वी फील। So yes, the results have been supportive except for the IT companies, but is it enough for the markets to sustain at these levels? If the war stops very soon, then yes, then everything looks fine। बट अगर वॉर यहाँ पे नहीं रुकता है, अगर ये जो 112 115 के बीच ब्रेंट कंटिन्यू करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरिंग साइन है। एंड नाउ दैट इलेक्शंस आर ओवर, गवर्नमेंट हैज सेड नो कि हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोल डीजल के, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि आपको भी पता है, मतलब यू लुक एट द फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस है गॉन अप बाय 20% एटलीस्ट। तो यहाँ पे भी अगर 10% भी इंक्रीज करते हैं, दैट वी आर नॉट वेरी श्योर इफ दे विल डू, बट इवन इफ दे इंक्रीज इट बाय 10%, तो हम आपको सबको पता है कैसे इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज आ जाती है, कैसे क्रेडिट ग्रोथ पे चेंज आ जाता है, एंड कैसे हमारा जो जीडीपी फोरकास्ट है वो हिल जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ गोइंग अहेड। Yes, for the long run it looks good, the markets look good, but ये short term pain till the war gets over, till the Brent comes down to the levels under 100 at least। under 100 भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। you have to remember कि हम एक लंबे टाइम तक ब्रेंट को 60-70 के बीच में देख के आ रहे हैं। तो it going down to that point looks next to impossible in the medium term as well, not short term, even if the war stops। बट उसके ऊपर भी 80-90 के आसपास भी जाने के लिए दिस वॉर हैज टू एंड। तो दैट्स आर व्यू ओवरऑल फॉर द मार्केट। पर उसके बाद हम आते हैं हमारा जो न्यूएस्ट एडिशन है इन द बास्केट ऑफ ट्रू आइडिया स्टॉक, दैट इज ट्रांसरेल लाइटिंग। तो जैसे प्रदीप सर ने बताया था, द इन्वेस्टमेंट ऑफ गूगल फॉर द सेटअप ऑफ डेटा सेंटर, तो उसमें गूगल के साथ ही उसमें अदानी भी है, उसमें भारती एयरटेल भी है। तो दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ डेटा सेंटर्स की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो उसके लिए आपको सोलर पैनल चाहिए, या तो कोल चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बना के डेटा सेंटर्स तक पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन वालों को करना है, तो पावर ग्रिड ग्रिड देगा। पर पावर ग्रिड जो है वो अभी उतना ज्यादा केटर नहीं कर पा रहा है डिमांड, बिकॉज द ग्रिड कनेक्टिविटी इज नॉट दैट गुड राइट नाउ इन द कंट्री। बहुत ही ज्यादा पावर प्लांट्स लाइंड अप है, बट ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से वो लाइव नहीं हो पा रहा है। एंड उसकी वजह से ही अगर आप देखोगे तो पावर ग्रिड अपना जो केपेक्स प्लान्स है वो एवरी ईयर बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल पेस से बढ़ाता जा रहा है। एंड उसी का एक बेनिफिशियरी उसमें से एक है ट्रांसरेल लाइटिंग, जो ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में ईपीसी का काम करता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। एंड जैसे अभी ईपीसी का नाम सुनते हो तो आपको शायद डर लग जाता है कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि दिस सेगमेंट इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज सप्लाई क्रंच, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आई डोंट रियली थिंक कि यहाँ पे द बायर, सॉरी, द कस्टमर्स ऑफ ट्रांसरेल विल रिस्क द कैश फ्लोज। तो अगर वो कैश फ्लो नहीं देंगे तो प्रोजेक्ट सॉल्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट प्लेयर्स लाइक पावर ग्रिड वुड लाइक।
तो उसकी वजह से वी डोंट सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कैश फ्लोज, एंड इट हैज हिस्टोरिकली प्रूवन दैट एज वेल कि उसके कैश फ्लोज अच्छे रहे हैं कंपेयर टू दी एबिटा, जो सीएफओ टू एबिटा हम कंपेयर करते हैं। बट द प्ले हियर इज नॉट ओनली डोमेस्टिक, इसके इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। उसी की वजह से हमने यहाँ पे ग्लोबल पावर टी&डी का मार्केट साइज आपको बताया है। तो 60% ऑफ इट्स ऑर्डर बुक इज इंडियन एंड 40% इज इंटरनेशनल। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, हम सबको पता है, तो उधर भी उनका काफी बड़ा एक प्रेजेंस है। एंड नॉट टू बी वरीड ऑफ दैट एज वेल, उसमें भी वो जो सारे प्रोजेक्ट्स है दैट आर बैक्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक। बांग्लादेश में भी इसका अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बट वो भी काफी कंप्लीशन स्टेज में आ जाएगा FY 27 में, देन द रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश विल कम डाउन। तो अफ्रीका एंड इंडिया का जो इसका ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। टू 2 इयर्स लास्ट ईयर के रेवेन्यू के हिसाब से 2 इयर्स जितने का उसके पास ऑर्डर बुक है अभी। एंड आगे जाके जो यूरोपियन कंट्रीज भी है, वहाँ पे भी एक पावर ग्रिड का रिसेट इज बीइंग एस्टिमेटेड, बिकॉज दोज लाइंस आर वेरी ओल्ड, 60 60 इयर्स पुरानी उनकी लाइंस है। सो देयर एज वेल अपॉर्चुनिटीज कैन इमर्ज। So that's where we see the order book moving up, going ahead as well. एंड अभी उसकी जो कैपेसिटी है उसमें 90% जितना उनका यूटिलाइजेशन रेट है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केपेक्स भी उन्होंने प्लान किया हुआ है, एंड दैट केपेक्स विल कम लाइव फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम FY 27 इटसेल्फ। तो उस पे भी एक हम अच्छा अपटिक जो है उसके रेवेन्यूज में देख रहे हैं। उसके मार्जिन जो है दैट हैव बीन प्रीटी स्टेबल, एंड वी डोंट एस्टिमेट अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिन, बट द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 20% फिगर is expected by us for the next 2 years. And उसमें ही आप देखिए तो 21.7 इज रेवेन्यू एस्टिमेट एंड प्रॉफिट एस्टिमेट इज अराउंड 20% फॉर द कमिंग 2 इयर्स। तो आप देख सकते हैं हमने मार्जिन एक्सपेंशन का एस्टिमेट नहीं लिया है, उल्टा थोड़ा डाइल्यूशन लिया है, बिकॉज ऑन द नेट बेसिस, बिकॉज एज वी नो दैट न्यू फैसिलिटीज विल कम अप, उससे उनका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बढ़ता रहता है। तो दैट्स वेयर वी सी स्लाइट डिप इन द नेट मार्जिन, इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन। बट उसके बाद भी हम एक 20% का जो ग्रोथ है, that is a very good number, and that too if it is available at 17 times forward multiple. So we feel that the company is fairly priced right now to take a long term exposure on, to take a bet on this stock for the long term. And we assign a target price of around 806 rupees per share, including the dividend that it gives. तो यहाँ से 38% जीतने का अपसाइड हम यहाँ से देखते हैं। So this was it from our end for today. Thank you very much for joining. If there are any questions, please keep them in the chat box. तो क्यू पावर एंड कोई भी आपके जो स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज हो, वो आप प्लीज़ हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भेजिए। आई विल जस्ट insert the WhatsApp number in the chat box where you can send all of your queries. तो ये चैट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमने डाल दिया है, विल गेट बैक टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज that are research related in a day, maximum in a day. So thank you everyone for joining. As there are no further questions in the chat box, we'll close this meeting and see you all next month. Thank you.